ये स्मॉल कैसे कर दो बस हो गया। ये है ना? ठीक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल ज्यादा हो गया था क्या? कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना एकदम बहुत एक साथ? मैं सोच के आती हूँ कि बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगी। मतलब मैं कल सोच के आई थी कि जो फर्स्ट पार्ट है उतने ही बस बताना, उसका गुण दोष बता देना है, बस हो गया। वो बढ़ते जाता है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। कुछ डाउट है कल जो पढ़े हम लोग? कुछ भी? आगमन निगमन है ना? हाँ हाँ। आगमन देखिए, एक चीज बता रही हूं, अभी हम हर्बर्ट के शिक्षण सूत्र को पढ़ेंगे। उसमें क्रम भी बताएगा कि पहले आप जब छात्र को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उसके आगमन विधि का प्रयोग करके आप उसके स्तर को बढ़ाएंगे और उसके बाद आप निगमन का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट आप निगमन में नहीं जाएंगे। अब ये क्या है, चूंकि प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो स्मृति स्तर के रहते हैं, वो नियम और उदाहरण से नियम ऐसे जाने में उनको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए ये जो आगमन और निगमन विधि का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग बोध स्तर से स्टार्ट करते हैं। आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग बोध स्तर से स्टार्ट करते हैं। जब ये चिंतन स्तर में जाता है, अर्थात कॉलेज के स्तर में जाता है, तो कॉलेज के स्तर में हम मिश्रित प्रणाली का प्रयोग करते हैं। मिश्रित प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसमें दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थोड़ा रिकॉल कर ले क्या पहले जो पढ़े हैं हम लोग? अच्छा, ये पहले वाला गायब हो गया होगा ना, जो रहा होगा। हम्म। देखिए, बोध बोध स्तर में ना, कोशिश कीजिएगा ऑप्शन में अगर शिक्षक केंद्रित है तो हम शिक्षक केंद्रित ही लगाएंगे। अगर शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित है, तब आप लगाइएगा। उसमें क्या होता है, बोध स्तर में हम छात्रों को जब तक शिक्षक बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, उसके अंदर समझ डालेंगे नहीं, तब तक वो चीजें बच्चा क्या करेगा, सीख नहीं पाएगा। और सीखने के बाद उसको व्यवहारिक तौर पर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये बाल केंद्रित प्लस शिक्षक केंद्रित दोनों है। परंतु उपयुक्त जो रहेगा, मतलब सबसे मोस्टली, यदि बाल केंद्रित भी और शिक्षक केंद्रित दिया है और एक ऑप्शन दिया है ओनली शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित पहले आप लगाइएगा। क्योंकि जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, शिक्षक जब तक छात्र के अंदर बोध नहीं डालेगा, समझ नहीं डालेगा, उसको उस स्तर के लायक नहीं बनाएगा, तब तक के वो छात्र अपने बोध का प्रयोग नहीं कर सक पा रहा है। क्लियर है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है शिक्षण सूत्र। ठीक है। शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे। जब हम कक्षा में बालकों को पढ़ाते हैं तो इस 11 सूत्र का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या कितनी है? लगभग 11 है ना? शिक्षण सूत्र कितने हैं? 11 है। और इसको दिया किसने था? इसको दिया था किसने? ठीक, हर्बर्ट ने दिया था इसको भी। शिक्षण सूत्र जो है वो 11 है। और इसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। और इसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो इसको हम लोग कोड के आधार पर पहले बना लेते हैं। कोड है इसका गैस
मु विस्ले प्र वी, एक मिनट, प्रविशी आपू, गैस अनि मूवीज ले प्रविशी आपू। आप अपना कोड बना सकते हैं, मैं ऐसे याद की हूं। क्यों मालूम? क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, जैसे उदाहरण के लिए कैसा आएगा, ज्ञ से हो गया आपका ज्ञात से किसकी ओर, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, स से हो गया सामान्य, सामान्य से नहीं, हाँ वो विश्लेषण से संश्लेषण है, विशिष्ट की ओर, ठीक। अनि से क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ, अनिश्चित से निश्चित की और मुंह से क्या बनेगा, मूर्त से किसकी ओर, अमूर्त की और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये क्या हो जाएगा, नहीं ये अनि से अनिश्चित से निश्चित कहाँ गया हम लोग का, वो सरल से वो है, रुक जाइए एक मिनट, ये हो जाएगा आपका सामान्य से नहीं है, वहां होगा विशिष्ट से, सरल से वो, सरल से सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से यहां क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक चीज याद रखना, कहीं कहीं पर इसको आगमन से निगमन की ओर ले लेता है, कहीं कहीं इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले लेता है, ठीक है। तो इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी लिख सकते हैं आप, और इसको आगमन से निगमन की ओर भी लिख सकते हैं, आगमन से निगमन, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं स्थूल से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म की ओर, ठीक है। एक लास्ट लास्ट बचा है जो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा जी, पूर्ण से, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण सूत्र में, शिक्षण सूत्रों की संख्या कुछ कमी है, प्र से, हाँ प्र से हो जाएगा, आप यहां डाल दीजिए, प्रत्यक्ष से
अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, शिक्षण सूत्र की संख्या 11 है, इसके प्रतिपादक हर्बट हैं और शिक्षण सूत्र के माध्यम से हम विषय वस्तु को आसानी से, सरलता से, सहज ढंग से छात्रों के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के विषय वस्तु को किस प्रकार से सरल बना करके एक शिक्षक छात्र को परोस सकता है, दे सकता है, वो चीज कौन सिखाता है? हर्बर्ट का शिक्षण सूत्र, जिसकी संख्या कितनी है? 11। ये कोड लिखाने का की आवश्यकता 9 है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक। और दो चीज और बता रही, रुकिए, लिखिएगा साथ में। अनिश्चित से निश्चित हो गया ना, क्या बचा है? हाँ, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। एक और लिख लीजिए, कहाँ डालें इसको हम लोग? यहां अलग कर लें क्या? ये मनो कर लीजिएगा और एक हो जाएगा आपका 10 हो गया। और नेक्स्ट है आपका कौन सा? सुगम से कठिन की ओर तो हम लोग कर लिए हैं, सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा छूटा? प्रकृति का अनुसरण, वो लास्ट है। ठीक है, प्रकृति का अनुसरण, ये मनोवैज्ञानिक से एक तर्क है। ठीक है, ये आपका 10वां नंबर का हो गया मान लीजिए, है ना। इसको पूरे क्रमबद्ध तरीके से अपन बनाएंगे। और लास्ट जो होगा 11वां नंबर का, वो हो गया पर प्रकृति से संबंधित। ठीक है, प्रकृति से संबंधित। कुल मिलाकर के जो 9 है उसको तो अच्छे से ही याद कर लीजिएगा। वो जो दो लास्ट के हैं उतना ज्यादा उसको फोकस नहीं करता। ये फैन ऑन होता है क्या? यहाँ चालू करूं? वो भी सोच रहा है बेचारा। एक और बढ़ाऊं क्या? चलिए ठीक। तो शिक्षण सूत्र की संख्या 11 जो है उसमें इसको सूत्र को बनाने की आवश्यकता या ये कोड बनाने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों पड़ी कोड बनाने की आवश्यकता? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोड बना के जाइएगा, क्योंकि कोड जो है एक्चुअल में आपको क्रम बताता है। कैसे क्रम बता रहा है? जब आप देखेंगे तो शिक्षण सूत्र में क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। शिक्षण सूत्र में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं, हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। क्या लगाएंगे आप? पहला, फिर से एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र में नहीं है या हर्बर्ट के शिक्षण सूत्र में नहीं है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए यही कने केवल बस का अंतर है। यहाँ क्या कर दिया? अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग फर्स्ट वाला डाल दिए, तो वो क्रम क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर हमको जाना है। शिक्षण सूत्र में आपको अज्ञात से नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, सरल से जटिल की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है, आगमन से निगमन की ओर जाना है, पूर्ण से अपूर्ण अंश की ओर जाना है। ठीक है, ठीक। कुछ ये ऐसा हो जाएगा, है ना? ठीक, ये वाला हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ
क्रम में मैं अपना वो आगे पीछे हो सकता है। हाँ, आपका खुद का क्रम। हाँ, जैसे संश्लेषण विषि है, विशिष्ट से सामान्य आप लिखेंगे, चाहे आप इसको इधर कर लीजिए, चाहे आप इसको जिधर भी। आपको ये है कि जो क्रम है ना, वो वैसा का ही वैसा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि पहले ज्ञात हो या मूर्त पहले आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये होना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। अब देखिए, हर्बर्ट का जो शिक्षण सूत्र है उसमें हम लोग कोड बनाए, ग्यास अनिमु वीस ले प्रविशी आपू, ग्यास अनिमु वीस ले प्रविशी आपू, इसको आपू कर दीजिएगा, ठीक है, आपू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो क्रम है उसको एक एक चीज को हम लोग देखते चलेंगे कि क्या है आगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। लिखिए, यहां पहला क्रम डालिए आप। दिख रहा है ना, दिख रहा है कलर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है ज्ञात से अज्ञात की ओर? अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि छात्र का जो पूर्व ज्ञान है, छात्र का जो भी पूर्व ज्ञान है, जो छात्र विषय वस्तु के बारे में पहले जानता है, हमको पहले उसको टच करना है, उसको निकलवाना है और उसी के माध्यम से अपने विषय वस्तु को बढ़ाना है। अर्थात हमको छात्र को वो चीज बतानी है जो पहले, जो वो जानता है, जो वो जानता है, और उसके बाद उन चीजों को बताना है जो वो नहीं जानता और जिसको हम बताना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई सा भी नियम ले लेते हैं, आप ले लीजिए, मैं कल परसों ही एक चीज इस बारे में चर्चा की थी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हम लोग बताए थे। तो किसी भी छात्र को अचानक बोलोगे गुरुत्वाकर्षण शब्द क्या है तो वो समझ नहीं पाएगा, परंतु हमने क्या किया था, गेंद को उछाला था, गेंद ऊपर से जाकर के नीचे आ गया था, नीचे आया था, तो छात्र उस चीजों को देख रहा है, वो अन्य चीजों को भी उछाल करके देखता है बार बार। वो चीजें क्या होती हैं, जो ऊपर जाती है, पृथ्वी से दूर जाती हैं, वो नीचे फिर आती है। अर्थात ये हम उसको बताएंगे, छात्र को तब बताएंगे कि आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, आती है, छात्र बोलेगा हाँ आती है। तो जो आ रही है इसके लिए एक बल लग रहा है जो उस वस्तु को नीचे खींचने का काम कर रही है, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आज हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानेंगे। ऐसा मतलब कोरिलेट करके हमको उसको क्या करना है, पढ़ाना है। चीजें जो जानता है उसको पहले हम निकलवाएंगे, वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट डाउन कर रहे हैं उसको ना, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सरल से जटिल की ओर। जो मैं बोल रही हूं ना उसको आप लोग लिखते जाइएगा। आप लिख सकते हैं नियम को कि किसी भी पूर्व ज्ञान से, इसको लंबा आप कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान से छात्रों को जोड़ते हुए, पूर्व ज्ञान से छात्रों को जोड़ते हुए नए ज्ञान को बताना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप छात्र को और भी चीजें बता रहे हैं, त्योहारों के विषय में बता रहे हैं, प्राइमरी स्तर पर या मिडिल स्तर में आप त्योहारों या त्योहारों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में बता रहे हैं, तो छात्र जिस संस्कृति से बिलोंग कर रहा है, छात्र अपने आसपास के जो त्योहारों को देख रहा है उसकी चर्चा आप करेंगे, पहले उसकी चर्चा आप करेंगे। आप बोलेंगे कि आप लोग दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ठीक, वो दशहरा दिवाली मनाते तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं हम लोग, और क्या क्या काम करते हैं। अब छात्र जान रहा है
बच्चा है छोटा सा, वो जान रहा है कि दिवाली में हम क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, मिठाई लाते हैं, हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, उसको इतना मालूम है। उसको ये नहीं मालूम है कि राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे, उसी के उपलक्ष्य में, उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या जलाया था, दीप जलाया था। और इसी की रीति को चलाते चलाते हम आज उत्सव के रूप में दिवाली हम मनाते हैं। देखिए, एक बहुत लगता बहुत सरल है, पर एक छोटा सा बच्चा जो चीजों को देख रहा है और को रिलेट करते हुए बड़ी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए एक बहुत कठिन चीज है ना। तो वो चीज मिडिल स्तर में भी है और प्राइमरी स्तर में भी है और उच्च स्तर में भी आप जाएंगे तो यही प्रक्रिया होती है। आपको डायरेक्ट ज्ञात से ही अज्ञात की ओर ले जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं ले जाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सरल से जटिल की ओर। इससे तो समझ में ही आ जा रहा है, सरल से, ठीक है, जटिल की ओर। क्या है सरल से जटिल की ओर? जैसे उदाहरण के लिए मिडिल स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं ऊर्जा, क्या पढ़ा रहे हैं, ऊर्जा। हमको काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? छात्र बताएगा, हम खाना खाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए यहां करें, छात्र को ऊर्जा के बारे में या एनर्जी के बारे में पता होगा, ताकत के बारे में पता होगा, सामान्य भाषा में आप ताकत बोल सकते हो उसको, तो उसके बारे में पता है, खाना खाते हैं वो ताकत मिलता है। पर उस ताकत और खाना खाने के बीच की जो प्रक्रिया, जिसको हम पाचन की क्रिया या उपापचय की क्रिया कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में, तो उससे अब रिलेट कराना है तो बच्चे को पहले हमको सरल चीजों को बताना होगा। उसके बाद अर्थात भोजन के पाचन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और पाचन की क्रिया निम्न चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें मुख का पाचन, फिर उसके बाद अमाशय में पाचन, फिर बड़ी आंत में पाचन, छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के रसायन या हार्मोन्स का योगदान, ये सब, और अंत में जो भोज्य पदार्थ होता है वो गुदा द्वार के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, संग्रहित होती है। ठीक है, तो ये चीज है जो सरल से जटिल की ओर कहता है। मूर्त से अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर का तात्पर्य क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। उदाहरण के लिए छात्र को कोई नियम नहीं मालूम है, ठीक है, जैसे प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी वस्तु पर, या हम कह सकते हैं कि कोई गेंद आ रही है या गेंद को हम उछालते हैं, जब वो पृथ्वी से टकराती है तो पुनः टकराने के बाद ये वापस आती है। मैं किसी वस्तु को फेंक रही हूं या गेंद को फेंकती हूं, वो गेंद जाता है टकरा करके, वो वापस मेरी ओर आ जा रहा है। मैंने क्रिया किया गेंद को फेंकने का, पर प्रत्येक क्रिया के विपरीत वो गेंद वापस आ रही है, कोई बल कार्य कर रहा है, वो प्रतिक्रिया हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसको वो नियम तो नहीं मालूम है, अनिश्चित है वो चीज, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये हम निश्चित नियम बताने के लिए, अनिश्चित जो चीज है उसको बताने के लिए हम उसको उदाहरण दे रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छात्र का ज्ञान जो है वो अनिश्चित से हमको कहां तक लाना है, निश्चित की ओर लाना है। अर्थात अनिश्चित तर्क के माध्यम से, जो वो जानता है उसके माध्यम से हम निश्चित जो नियम बताना चाहते हैं वो उसको जान ले। छात्र हर चीज को जान रहा है, वो हर चीज को, अपने आसपास की चीजों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि उसको नहीं मालूम, पर उसको सब कुछ मालूम है। बस अंतर क्या है, भाषा का, भाषा का उनको क्या है, अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए उसको क्रोध, भूख, प्यास,
ये सारी चीजों के बारे में, भावनाओं संवेदनाओं के बारे में उसको मालूम है, शरीर के बारे में मालूम है, शरीर की क्रियाओं के बारे में मालूम है, पर हम उसको वैज्ञानिक तर्क से लाने के लिए बहुत से नियमों से बांधते हुए हम क्या करते हैं, निश्चितता की ओर लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, मूर्त से, ये दिखता तो है ना कि येलो ले लूं, ठीक। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट कौन सा है, मूर्त से ये नहीं दिख रहा है, चलो वाइट ही ठीक है क्या, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर। बहुत से विषय वस्तु हैं जिसकी जानकारी हम लोग छात्र को देना चाहते हैं और वो छात्र जो है उसको समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए हमको छात्र के सामने मूर्त रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं, आप लोग फील कीजिए कि आप पांचवी कक्षा या छठवीं कक्षा के, पांचवी कक्षा चौथी कक्षा के छात्र हैं, मैं आपके सामने एक शब्द रख रही हूं, क्या चीज, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब। अब ग्लोब के माध्यम से मैं उसको क्या बताऊंगी, ग्लोब के माध्यम से मैं उसको ये बता सकती हूं कि जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी का ही क्या है, ये प्रतिरूप है ना, पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसमें यहाँ कने क्या है, हमारा भारत देश है, ठीक, मेरा भारत देश अलग बन गया, भारत थोड़ा सा अलग हो गया भाई, देखिए मेरी बात, पृथ्वी गोल है, ये हमारा ऐसे कुछ है, भारत देश है, ठीक है। इस भारत देश के साथ साथ इस पृथ्वी में और भी बहुत सारे देश हैं। छात्र छठवीं कक्षा में जा रहा है, छात्र को हमको पहले से रटवा चुके हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है कि ओव्यूल है, हाँ ओव्यूल है, ठीक है। तो ग्लोब के माध्यम से हम विभिन्न देशों के बारे में बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, हम उसको भूमध्य रेखा के बारे में बता रहे हैं, उसको कर्क रेखा के बारे में बता रहे हैं, उसको मकर रेखा के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी चीजों को क्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाना संभव है, मतलब प्रत्यक्ष से मतलब का तात्पर्य यह है कि क्या आप मकर रेखा को पृथ्वी में गोल घुमा करके दिखा सकते हैं कि ये यहां से यहां तक ये मकर रेखा है या भूमध्य रेखा है, आप दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते हैं भाई। बहुत से विषय वस्तु ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आपको मूर्तता प्रदान करनी है, चाहे वो ग्लोब के माध्यम से हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सामग्री के माध्यम से हो। अर्थात जब कोई ऐसी अमूर्त वस्तु है ना जिसकी अवधारणा को आपको प्रस्तुत करना है, उसके लिए आप उसको मूर्त रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, वो क्या चीज है, मूर्त से अमूर्त की ओर है। समझ में आ रहा है, आप ग्लोब की संकल्पना या देश की मकर रेखा या देशांतर अक्षांश, ये सब कुछ को समझाने के लिए आपको ग्लोब की आवश्यकता या चित्र की आवश्यकता होगी। यहाँ एक और चीज को समझिए, अगर आप किसी चीज को मूर्त रूप में दिखा भी पा रहे हैं, जैसे ये मकान है ना, मैं आयत की संकल्पना या वर्ग की संकल्पना बताना चाहती हूँ बच्चों को, दृष्टांत कौशल का उदाहरण दे रही हूं। अर्थात आप इस कमरे में बैठे हैं, इसका आकार देखिए, ये आयताकार है, ये आयता, ये मैंने मूर्त रूप दे दिया, मूर्त रूप दे दिया। और मूर्त रूप आयत के और भी उसके जो भी से संबंधित नियम है
वो क्या करेंगे, हम अमूर्त की ओर जाएंगे, उन चीजों को रिलेट करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अमूर्त नियमों को बताने के लिए छात्रों के सामने हमको क्या रखना पड़ेगा, मूर्त वस्तु रखनी पड़ेगी। छात्र पहले मूर्त की ओर जाएगा, उसके बाद उससे संबंधित जो जो अमूर्त चीजें हैं वो डाल दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर का तात्पर्य क्या है कि वस्तु को ठोस रूप में, ठोस रूप में विषय वस्तु से संबंधित सामग्री या प्रत्यक्ष विषय वस्तु, है ना, सामग्री, टीएलएम बोल सकते हो आप इसको, या उस वातावरण में ले जा करके उनको मूर्तता प्रदान करते हुए, है ना, टीएलएम द्वारा वस्तु को, विषय को विषय को मूर्तता प्रदान करते हुए अमूर्त नियम को समझाना। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा है, मूवी से विश्लेषण से। ये अच्छा है यार। देखिए, विधियों में ना विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, ये सब चीजों को थोड़ा सा ना गहराई से समझ लेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां कने हम लोग क्या बोल देंगे, विश्लेषण से संश्लेषण। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। ये हम लिख दिए यहां विश्लेषण, और ये लिख दिया हम लोग संश्लेषण। देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाने से तात्पर्य क्या है, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि विश्लेषण क्या है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाने का तात्पर्य सबसे पहले तब समझ में आएगा जब हम विश्लेषण को समझेंगे। विश्लेषण का तात्पर्य क्या है कि जब हम कोई बड़ा चीज है उसको छोटे छोटे इकाइयों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम क्या करते हैं, उसकी समझ विकसित करते हैं, है ना, उसकी समझ को क्या हम कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अर्थात जटिल विषय वस्तु को वस्तु को छोटे छोटे
छोटे छोटे पदों में बांटना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। कैसे विश्लेषण कहलाता है? तो उदाहरण के लिए हम पाचन को ही ले लेते हैं, पाचन की क्रिया को ले लेते हैं। तो क्या आप समग्र रूप से पाचन को बताते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम भी काम कर रहे हैं, है ना। HCl का क्या कार्य होता है, उसमें पित्त रस का क्या काम होता है, मुख में जब पाचन होता है तो उसमें टाइनिन, ये सब लार ग्रंथियों का भी क्या काम होता है। तो हम क्या करते हैं, पाचन एक बहुत बड़ा क्या है, जटिल चीज है मान लीजिए, या जटिल विषय है। उसकी जटिलता को सरल करने के लिए मुख में अलग अलग भाग में बांट के बता रहे हैं। मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन, आदि चीजों को बता रहे हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के रसायन, हार्मोन या एंजाइमों के द्वारा पाचन को बता रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इकाई को छोटे छोटे पदों में हम क्या कर दे रहे हैं, बांट रहे हैं। अधिकतर देखिएगा जब हम कक्षाओं के विषय वस्तु का भी विभाजन को हम देखते हैं तो किसी एक कक्षा में उसके विषय वस्तु के किसी एक पक्ष को बताया जाता है, उसके बारे में अगली कक्षा में हम दूसरे चीज को बारे में जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जब 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संकल्पना बताई जाती है, या 8वीं 7वीं जब से भी चालू होता होगा तो सबसे पहले आपको तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाता होगा। उसके बाद आपको रदरफोर्ड का मॉडल बताया जाता होगा, उसके बाद आपको क्वांटम सिद्धांत बताया जाता होगा। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, क्वांटम सिद्धांत में जाने के पूर्व या फिर आपको रदरफोर्ड के मॉडल में जाने के पूर्व उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी है, प्रोटॉन। तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, उसको धन आवेशित कण है, कौन ऋण आवेशित है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अर्थात जब किसी बड़े विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट करके समझाते हैं वो क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका क्या हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण मतलब बढ़ रहा है वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है संश्लेषण। नाम से ही समझ में आ रहा है, संश्लेषित करना अर्थात चुनना, और चुन करके उसको समग्र रूप से एकत्रित करना, वो क्या कहलाता है, संश्लेषण। ये क्या है, ये है जब छोटे छोटे पदों, छोटे छोटे पदों को समग्र रूप से एकत्र कर विषय वस्तु की समझ प्रस्तुत की जाती है, वो क्या कहलाता है, संश्लेषण। ये दो अलग अलग चीजें हैं, विश्लेषण अलग चीज है, संश्लेषण अलग चीज है। विश्लेषण में आपको बड़ी चीज को छोटे छोटे चीजों में क्या कर देना है, बांट देना है, जबकि संश्लेषण में छोटे छोटे कण बटे हुए हैं, उनको या विषय वस्तु इकाइयां बटी हुई है, उनको एकत्र करना है, उनका सारगर्भित तथ्य निकालना है, और उस तथ्य को एकत्र करके छात्रों के सामने हमको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है, संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जैसे जब हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ाते हैं, अभी विज्ञान की परिभाषा बताई थी ना, विज्ञान का उदाहरण दी थी, आप सामाजिक विज्ञान में आ जाइए। जब हम मिडिल कक्षा के छात्रों को 1857 की क्रांति के बारे में बताते हैं,
1857 की क्रांति के बारे में बताते हैं तो हम लोग उसके पहले 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके कारण, उसकी घटना, कैसे बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था, कैसे मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ था, कैसे दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और अन्य जगह में ये क्रांति का स्वरूप बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग लोगों ने क्या क्या इस विषय में विचारधारा दी, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर लास्ट में उसके बारे में हम समराइज करके बताते हैं कि वास्तव में 1857 की क्रांति का क्या योगदान है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, कि जो आज हम स्वतंत्रता संग्राम में या आज जो हम आजादी प्राप्त किए हैं उसमें वो उस समय से लेकर के आज तक करने वाले एक एक प्रत्येक व्यक्ति का योगदान इसमें। पहले के जमाने में यूट्यूब नहीं था, नहीं तो जिस प्रकार से आपका 1857 की क्रांति चरम सीमा में थी ना, तो बहुत आगे हो जा रहा था। यूट्यूब में तो आजकल सब कुछ क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम छोटे छोटे पदों में बांटे, इकाइयों में बांटे 1857 की क्रांति को, और लास्ट में हम उसको राष्ट्रीय या राष्ट्रीय महत्व में उसका क्या योगदान है उसके बारे में समग्र रूप से बता रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है, ये है संश्लेषण विधि। ठीक है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। ये मान लीजिए छोटा छोटा पद है और ये सब क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है, कई पदों में बांटने का काम कर रहा है। जब हमको संश्लेषण विधि भी आ जाएगी कि मेरे को छात्रों के सामने कोई विषय वस्तु टुकड़ों में, इकाइयों में बटा हुआ है और उसका कुछ समग्र ज्ञान देना है, उसका समग्र तथ्य प्रस्तुत करना है, सार प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए मेरे को संश्लेषण विधि भी आ गया। मुझको कोई जटिल वस्तु है, उस जटिल वस्तु को छोटे छोटे में बांटने के लिए विश्लेषण विधि भी आ गया। तो अब इन दोनों में से हमको किसको पहले लागू करना होगा और किसको बाद में लागू करना होगा, ये हर्बर्ट के 11 शिक्षण सूत्री मॉडल में दिया है कि पहले आप विश्लेषण विधि को लागू करेंगे, उसके बाद आप संश्लेषण विधि में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा क्रम आएगा जी, आप लोग लिखो क्रम कौन सा आ रहा है, छठवां आएगा ना। पांचवा के बाद हाँ छठवां आ रहा है ना, ये समझ तो आ रहा है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठवें पॉइंट में। वो छठवां पॉइंट क्या है हमारा, प्रविशी आपू है ना। तो आपका छठवां पॉइंट हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है ना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जो है वो नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमको क्या करना है, छात्र के सामने में उन बातों का ज्ञान रखना है जो उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा रही है, और उसके बाद उससे जोड़ते हुए उन तथ्यों को लाना है जो कि क्या है, अप्रत्यक्ष। जैसे उदाहरण के लिए आप पर्यावरण को लेकर के चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण में रसायनों का क्या क्या वो है दुष्प्रभाव है ना। रसायनों का क्या क्या दुष्प्रभाव है इसकी जानकारी देने के लिए, या कारखानों से निकलने वाले रसायन जो है किस प्रकार से जल को प्रदूषित करते हैं, ये सब चीजों को दिखाने के लिए कभी कभी हम शैक्षिक भ्रमण में जाते हैं। प्रकृति, वातावरणीय, भौगोलिक, पर्वत या आसपास के वातावरण के विषय वस्तु को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिप में लेकर जाते हैं, घूमने के लिए लेकर, भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं। तो वो सब हम क्या करवाते हैं, उनको प्रत्यक्ष करवाते हैं, चीजों को सामने क्या रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसको आप मूर्त रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो जो है चीजें प्रत्यक्ष से क्या कहां जाएंगी, अप्रत्यक्ष की ओर जाएंगी। विषय वस्तु जो है हमारा छात्र को समझ में आएगा।
फिर उसके बाद आता है कौन सा, विशिष्ट से क्या है जी सामान्य और क्या है विशिष्ट। देखिए यहां कने समझने की कोशिश कीजिए, विशिष्ट से तात्पर्य क्या है। विशिष्ट हमेशा क्या होता है, उदाहरण, और सामान्य हमेशा क्या होता है, नियम। जीवन में नियम हर कोई बना लेता है, आप भी बनाते होंगे अपने जीवन के नियम। मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे खाऊंगा, मैं इतने बजे कोचिंग जाऊंगी, या इतने बजे पढ़ूंगी, मैं इतने से इतने पढ़ूंगी प्रतिदिन तो मुझको पोस्ट मिल जाएगा। ये आपका नियम है ना। पर ये क्या है, आपका सामान्य नियम है। पर उसको करने के लिए आपको वास्तव में क्रिया करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा समाज के सामने। समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब विशिष्ट उदाहरण के द्वारा सामान्य नियम को सामान्य नियम की क्या करना, जानकारी देना। या विशिष्ट विषय वस्तु के द्वारा सामान्य विषय वस्तु के बारे में जानना। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी नियम को बताने के लिए हमको एक विशेष प्रकार की विषय वस्तु या उदाहरण क्या करना होगा, उनके सामने में प्रस्तुत करना होगा। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत, सुजान रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। एक चीज याद रखिएगा, इसका बच्चों को उदाहरण हम जब देते हैं, ये हिंदी भाषा में इसको अप्लाई कर रही हूं। देखो मैं आपको, मैं सामाजिक विज्ञान में भी बता दी, विज्ञान में भी बता दी, अब हम हिंदी भाषा में आते हैं। हिंदी भाषा में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम विशिष्ट उदाहरण देंगे कि जिस प्रकार कुआं देखे हो जी, हाँ बोलेंगे बच्चे, तो कुआं में जब हम पानी खींचते हैं तो वो क्या होता है, उस पर निशान बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य क्या करता है, बार बार अभ्यास करता है तो वो क्या होता है, सफलता उसके ऊपर निश्चित रहती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि हमको क्या करना है, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर हम जा रहे हैं। अर्थात विशिष्ट उदाहरण कुएं का दे करके हमने सफलता के सामान्य नियम जो समाज में बने हुए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत मेहनत करने से हमको क्या प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। और उसका विशेष उदाहरण क्या था, कुआं। क्यों कुआं विशेष उदाहरण हुआ, क्योंकि उस सामान्य नियम को बताने के लिए हमको एक अच्छी चीजों को दार्शनिक रूप से उसको सोचना पड़ा। पहली बार जो कभी कोई सोचा होगा इस चीज को, सोचो कितना मेहनत किया होगा। हम लोग तो हर चीज में नहीं निकालते ऐसा, पहली बार जो भी इस बात को सोचा होगा तो वो तो सभी के लिए है, आपके लिए भी, आपने भी कुआं देखा, मैंने भी कुआं देखा, सबने कुआं देखा, पर सबने ये बात क्यों नहीं पहले बोले। उस युग में बहुत सारे लोग तो उत्पन्न हुए रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, पर कोई एक व्यक्ति उस चीज को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लिया मतलब अपने विशिष्ट उदाहरण का उसने प्रयोग किया, है ना। तो विशिष्ट उदाहरण से हम यहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, सामान्य नियम की ओर जाते हैं कि कहाँ है हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आप आगमन से निगमन की ओर। कौन सा क्रम आ रहा है, 8वां क्रम। आगमन से, ये मैं कल आप लोगों को बता चुकी हूं, पर एक बार और डिटेल करेंगे आगमन निगमन विधि को। कब, जब हम लोग विधि पढ़ेंगे। आगमन, आगमन में बताई थी मैं आप लोगों को, क्या लगता है हमेशा, क्या लगता है, वीजा लगता है। निगमन हमेशा किसका करेंगे, सावी नाम की महिला का करेंगे। सावी को हम लोग घर से क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, निगमन कर देंगे।
कैसे निगमन कर देंगे भाई? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया भर की बात करती है, हमारा पढ़ाई से कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो निगमन कर दो सावी का। सावी का निगमन मतलब यहां सामान्य से पुनः क्या आ गया, अब फिर वही चीज आ गया जी। क्या चीज सामान्य, क्या चीज सामान्य? नियम सामान्य। क्या चीज विशिष्ट? उदाहरण विशिष्ट। उदाहरण, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें आगमन में वीजा लगता है। जैसे आपको अमेरिका आगमन करना है तो आपको क्या लगेगा, वीजा लगेगा। आपको ब्रिटेन आगमन करना है तो आपको क्या लगेगा, वीजा लगेगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आगमन करना है तो क्या लगेगा, वीजा लगेगा। आपको नेपाल जाना है तो क्या लगेगा, नेपाल में वीजा नहीं लग रहा है ना, हमको नेपाल में वीजा नहीं लग रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, आगमन विधि में वीजा लगता है, अर्थात वीजा का तात्पर्य है विशिष्ट से, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब यहां ये समझिए, यहां फिर क्या हो रहा है, विशिष्ट क्या होगा जी, उदाहरण। उदाहरण को हम क्या कर रहे हैं, विशिष्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी नियम को समझाने के लिए हमको छात्रों के सामने विशिष्ट दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण वास्तव में अगर आपका प्रभावी रहेगा तो नियम छात्रों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य यहां क्या हो जा रहे हैं, नियम हो रहे हैं। एक चीज याद रखना, इसको आगमन ना बोल करके आगमनता बोल देना। ता से मतलब तथ्य से, आओ, अरे यार ये हो गया अवधारणा। ठीक है, जब हम तथ्य से अवधारणा की ओर जाते हैं तब हम आगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तब हम आगमन पद्धति का उपयोग करते हैं। जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तब हम आगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, जब हम प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आगमन का, आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जब हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं तब भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि आगमन में हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, तथ्य से अवधारणा की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। मतलब एक चीज याद रखिए, आप उदाहरण दे रहे हैं किसी का कि महात्मा गांधी बहुत ही क्या थे, उनका नैतिक चरित्र उनका क्या था, उत्तम था, और जिसके कारण वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, या देश को आजाद कराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। ये चीजों को हम बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अगर छात्र जो है उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है तो वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। यहां जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, देखिए यहां नियम से उदाहरण हो गया, यहां क्या हो जाएगा, अवधारणा से किसकी ओर हो जाएगा, तथ्य की ओर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जा रहा है।
पर कुछ पुस्तकों में मैं आप लोग को ये भी बता दे रही हूं कि जब हम 11 पद्धति पढ़ते हैं उसको ये आगमन से निगमन की ओर ना मान करके स्थूल से सूक्ष्म की ओर बोलता है, इस बात को बोलता है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। जब कभी स्थूल से सूक्ष्म पूछेगा, अगर आगमन से निगमन नहीं पूछ रहा है तो हमको वहां कने क्या डालना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर डालना है ना। हमेशा इसको पहले फॉलो करेंगे। तो निगमन विधि में हम पहले छात्र को जड़त्व का नियम बताते हैं, या जब अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बताना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम ये बता रहे हैं कि कोई छात्र बाल्टी भर करके वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर भी जो बाल्टी में आधा जल भरा बाल्टी है उसमें का जल है वो बाहर नहीं हो रहा है। इसमें कौन सा बल लग रहा है, अब केंद्रीय बल लग रहा है कि अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो वो चीज जो हम बता रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जब हम बाल्टी का उदाहरण दे रहे हैं तो वो हो गया उदाहरण, और उदाहरण से जब हम नियम, क्या चीज, बल का नियम को बता रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, आगमन विधि हो गया। पर जब हम नियम को पहले बता दे रहे हैं और उसके बाद हम उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं, जब हम रास्ते में मुड़ते हैं तो हमारा साइकिल जो होता है वो मोड़ के तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो इसमें ये जो है वो नियम होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये नियम, ये उदाहरण, तो वो क्या कहला रहा है, निगमन विधि कहला रहा है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, ये हो गया आगमन और निगमन विधि। फिर आता है नेक्स्ट, प्रविष्टि, पूर्ण से कौन सा नंबर हो गया, 9वां है ना। आपका हो गया ये पूर्ण से अंश की ओर। ये सेम विश्लेषण संश्लेषण जैसे समझ जो है उन चीजों को, जैसे उदाहरण के लिए हमको आपको बताना है कोई विषय वस्तु, जैसे उदाहरण के शरीर के बारे में आप बता रहे हैं, तो छात्र को तो पहले कोशिका को तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, आप बता सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं बचपन में, दिस इज आई, दिस इज नोज, दिस इज माउथ बोलते हैं। हम अंगों का परिचय कराते हैं, अंगों के कार्य का परिचय कराते हैं, अंगों के कार्य के बाद हम कोशिका और ऊतक के और उसके कार्य और प्रकार के बारे में बताते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ, पहले हमने शरीर को पूर्ण रूप में बताया, उसके बाद हम उसको अंश रूप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके विषय वस्तु को बता रहे हैं। अर्थात आप यहाँ डिटेल करके लिख सकते हैं कि विषय वस्तु को समग्र रूप से बताते हुए उसके छोटे छोटे विभिन्न भागों को व्याख्या करते हुए बताना। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ कने क्या, विषय वस्तु की समग्रता को बताते हुए उसके अंश युक्त भाग के कार्य गुण बताना। पहले आप उसके पूर्णता को बताएंगे, विषय वस्तु की पूर्णता को बताएंगे, उसके बाद उसके अंश को या सारांश को आप क्या करते हैं, बताते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं क्या बताई हूं, हाँ 9वां के बाद आ गया 10वां, मनोवैज्ञानिक से तर्क। मनोवैज्ञानिक तर्क की ओर। कैसे मनोवैज्ञानिकता से आप तर्क की ओर जाएंगे,
जैसे उदाहरण के लिए आप धर्म शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल से हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाविधियां हैं वो लागू होते हुए आज आ रही है। कोई भी चीज की उत्पत्ति हुई है उसकी आवश्यकता के कारण, खासकर समाज शास्त्र या समाज में आप बोलेंगे तो। जैसे उदाहरण के लिए आज वर्तमान में आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। तो आविष्कार की जननी है, अर्थात हम ये चीज बच्चों के, छात्रों के दिमाग में, मस्तिष्क में डालेंगे कि वो चीज अगर वर्तमान में है, मनोवैज्ञानिक रूप से डालेंगे कि समाज में मान लीजिए धर्म है, धर्म में संबंधित मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो वो सब चीजें क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम किससे जोड़ेंगे? वैज्ञानिकता से जोड़ेंगे। उनके मनोविज्ञान को समझने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और उसके बाद उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता या उसका होना आवश्यक है वर्तमान परिस्थिति में या आवश्यक नहीं है, इसका जो है क्या करेंगे? तर्क करते हुए उसका क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है? मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर जाना है। क्लियर है? हम यहां लिख सकते हैं कि विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से तर्क करते हुए समझना। जैसे उदाहरण के लिए पहले बोलते थे कि सूर्योदय के पहले क्या हो जाना चाहिए? उठ जाना चाहिए, योग करना चाहिए। आज 21 जून आ रहा है तो हम लोग सब क्या भी मना रहे हैं? कौन सा दिवस? ठीक है, तो हम लोग जो योग दिवस मना रहे हैं, पहले याद कीजिए आज से 10 साल पहले आपको ज्यादा योग वोग के बारे में था क्या? अभी जब से थोड़ा ट्रेंड में आ गया है योगा, शिल्पा शेट्टी और मोदी जी आ गए हैं तो थोड़ा सा क्या हो गया है, योग जो है ट्रेंड में हो गया है ना। और लड़कियां जो है मजाक नहीं कर रही हूँ, आप उनको देखिएगा, काफी लोग ना इंस्पायर हो रहे हैं। और ये चीजें जो है ना, योग जो है, योग को लोग ना, जब हमारी मम्मी, मेरी मम्मी की भी बात कर रही हूं मैं, उनको ज्यादा योग से मतलब नहीं था उस समय भी। अब वो अब देख रही यूट्यूब में ना योग, तो वो रामदेव बाबा जी को, तो वो प्राणायाम, योगासन, ये वो सब चालू है उनका। और उनका देख के अब मेरे को भी ऐसा, अभी के जमाने के लोगों को लगता है कि हम लोग अभी से योग करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। पर वास्तव में योग जो है उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, उस पर तर्क करना है। क्योंकि योग करने से शरीर की बहुत सारी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं? दूर होती हैं। मानसिक शारीरिक दोनों विकास होता है। और आज के युग में व्यक्ति को भौतिकता के साथ साथ मानसिक शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। एक एज आएगा जहां आप दौड़ते रहेंगे पैसे के पीछे, उसके बाद आप पैसा किनारे करके उस मानसिक शांति की ओर दौड़ेंगे। तो ये क्या चीज है? मनोवैज्ञानिकता से आप कहां की ओर जा रहे हैं? तर्क की ओर जा रहे हैं। ये आपका हर्बर्ट का शिक्षण सूत्र है। सब अच्छा हो गया है ना? ये हो गया आज का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक कल देखेंगे। ओके, थैंक यू। एक कल बता दूंगी, ठीक है।